आयुर्वेदा कहता है हर एक सीजन अपना एक बदलाव लेके आता है। तो ये विंटर हमारे बॉडी पे क्या नेचुरल बदलाव लेके आता है? ओके। डिस्कस करते हैं कि विंटर में हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्या ये सच है? नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विंटर में हम डाइट के पर्सपेक्टिव से आयुर्वेदा कहता है हर सीजन का एक फूड होता है। सो विंटर के क्या पर्सपेक्टिव फूड होता है? विंटर में ऑयली फूड खाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि स्किन पे लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है? ये सर, क्या आप ये 3 दोष हमें थोड़ा और इलैबोरेट करके समझा सकते हो? देखिए, हमारे पास पंच महाभूत बोले जाते हैं। तो पंच महाभूत वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। राइट। ठीक है। सनलाइट एक्सपोजर और एक्सरसाइज विंटर में कितनी ज़रूरी होती है और आयुर्वेदा कहता है ये किस टाइम पर करना चाहिए? नहीं, तो सनलाइट एक्सपोजर विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके लिए पराठे के साथ चटनी है। ठीक है, ये इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आयुर्वेदा के कौन से ट्रस्टेड हब्स हमें विंटर में लेने चाहिए? ओके, विंटर में लेने चाहिए। सर, क्या कोई स्पेशल टी या हर्ब्स है जो विंटर? नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द अनफिल्टर एक्सपर्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर उत्तम दुबे। ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। इन्होंने 8 ईयर से ज़्यादा आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस किया है। इन्होंने हमारी मॉडर्न लाइफ को आयुर्वेदा के साथ इंटीग्रेट किया है। विंटर आ चुका है एंड विंटर के अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में और हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डॉक्टर के साथ डिस्कस की है। तो चलो शुरू करते हैं। Sir, how are you? आई एम फाइन जिनल, हाउ आर यू? I'm good too. Thanks for asking and thanks for coming to my channel today. It's pleasure to have you on my show. Can you tell us something more about yourself? Myself Dr. Uttam Dubey. I have graduated from Podar Hospital, Worli, Okay. and I am practicing Ayurvedic clinic in Mumbai itself since 8 years. That's great. सर, आयुर्वेदा कहता है हर एक सीजन अपना एक बदलाव लेके आता है। तो ये विंटर हमारे बॉडी पे क्या नेचुरल बदलाव लेके आता है? ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे रखना चाहिए कि हाउ सीजन चेंजेस। अगर सीजन चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सूर्य का अ, उत्तम बल और हीन बल, यानी सूर्य कौन से फेज में है। ठीक है, वो उत्तरायण है या दक्षिणायन है। तो जब विंटर सीजन आता है उसको हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, एक लेट विंटर और एक अर्ली विंटर। अर्ली विंटर यानी जो अभी ये चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम हेमंत ऋतु। ठीक है, इसके बाद आएगा शिशिर, जिसको बोलते हैं हम लेट विंटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज ऐसे होते हैं कि जब सन अर्थ से एक टाइम पीरियड ज्यादा दूर रहता है, जब पैराबोलिकली सराउंड होता है अर्थ के, तो अर्थ बहुत ज्यादा जब दूर चला जाता है तब ये सीजन आता है फर्स्टली। तो उस टाइम पे अर्थ जो सन की ऊष्मा रहती है, यानी सन की जो एनर्जी रहती है, वो बहुत लो हो जाती है। इसलिए हमें ये सीजन को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी जो हेमंत की जो बात करते हैं, तो हेमंत में सूर्य का बल बहुत ज्यादा क्षीण हो जाता है और चंद्रमा का बल बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हमें ठंडी की महसूस होती है। तो ठंडी महसूस में सबसे पहले जो अग्नि पर काम होता है, यानी डाइजेस्टिव फायर पे जो हमें इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो डाइजेस्टिव फायर तो नॉर्मल होती है, बट बाहर शीतलता बढ़ जाने की वजह से, यानी बाहर ठंडक बढ़ जाने की वजह से जो गर्मी रहती है वो बाहर ना निकल के अंदर ही रह जाती है। तो इससे हमारी डाइजेस्टिव फायर को बल मिलता है, यानी बढ़ जाती है। तो इसमें हमें भूख लगती है, बार बार भूख लगती है और बार बार प्यास लगती है। और जो भी खाना पीना हम खाते हैं इस वक्त, वो अच्छे से पच जाने की स्थिति में होता है। तो ये मेन बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जो हम पर सीजन इम्पैक्ट करता है, विंटर सीजन या कोई भी सीजन, ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट करता है वो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है। तो शिष्य और हेमंत, ये दोनों टाइम पीरियड में सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है और हमें खाने की रुचि, खाने का स्वाद, उत्साह बॉडी में ज्यादा से ज्यादा काम करने की शक्ति इस सीजन में हमें मिलती है। ओके। तो सब नोटिस करते हैं कि विंटर में हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्या ये सच है? नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विंटर में हमारा डाइजेशन इनफेक्ट बढ़ता है। ओके। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि अगर बाहर शीत वातावरण है, तो बाहर शीत वातावरण होने की वजह से जो ऊष्मा रहती है ना, बॉडी का जो फायर रहता है वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता। और डाइजेस्टिव फायर कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है। तो डाइजेस्टिव फायर यहाँ पे बढ़ने की वजह से हमें भूख
ज्यादा लगेगी, या हमें प्यास ज्यादा लगेगी, भूख भी ज्यादा लगेगी। प्यास का तो वेदर से मतलब डायरेक्ट रिलेट हो जाता है कि नहीं ठंडी है तो प्यास कम हो गया, लेकिन भूख तो हमारी बढ़ती है क्योंकि डाइजेस्टिव फायर ठंडी में बढ़ता है। तो उसका मतलब ये है कि ये गेनिंग पीरियड है, मतलब दिस इज अ गेनिंग पीरियड, दिस इज अ गेनिंग पीरियड। यहाँ पे आप जो भी खाते हो वो पच जाएगा। इनफैक्ट ज्यादा खाने की बताई भी गया है, और हाई कैलोरी डाइट भी इस टाइम पे बताई गई है लेने के लिए। ऐसे टाइम पे हमारे यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप गुड़ लो, आंवला लो, घी लो। तो ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेदा में है, शिशिर ऋतु में बताई बट जाती है। एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हम लोग बहुत घी और ऑयली स्टफ अवॉइड करते हैं। जो भी हाई फैटी फूड्स होते हैं ना, वो भी हम बहुत अवॉइड करते हैं। Yes. तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इट डिपेंड्स कि हाउ द पर्सन इज। अगर वो मेदसार है यानी उसमें बहुत ज्यादा पहले से फैट जमा हुआ है, देन उसको नहीं लेना है। ओके। ठीक है। तो अगर वो, अच्छा इसमें ये भी बात होती है कि इन केस अगर ऐसा पर्सन है जो फैटी पर्सन है, और अगर उसको यहाँ पे इस टाइम पे डाइट करता है तो बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। वो ऐसे मिलता है क्योंकि अगर डाइजेस्टिव फायर तो मेरा बढ़ा हुआ है, मुझे तो भूख लगी है, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं से बर्न आउट कर सकता हूँ। अगर मैं फास्टिंग करता हूँ इस सीजन में, तो बॉडी जो है वो अपने आप ही अपने धातु को फिर से डाइजेस्ट करने लगेगी। धातु यानी एडिपोज और बाकी के सारे फैट्स, रस, रक्त, सारे धातुओं को वो पचाने लगती है। और एज अ फैटी पर्सन अगर है तो सबसे पहले उसका फैटी बर्न होगा। मैंने एक और कॉन्सेप्ट देखा है कि गर्म पानी के साथ घी पियो तो तुम्हारा फैट लॉस होगा, क्या ये सच है? गर्म पानी के साथ घी पीना फैट लॉस होगा, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर गर्म पानी के साथ घी पिया जाए तो फैट लॉस होगा। हाँ, एक चीज है, मधु के साथ अगर गर्म पानी पिया जाए तो फैट लॉस होता है। ठंडी में? ठंडी में हो या गर्मी में हो, मधु के साथ अगर आप गर्म पानी सुबह सुबह पीते हो तो यस, ये डेफिनेटली आपका फैट लॉस करेगा। 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना लग जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा ये। क्यों देगा? क्योंकि इसमें लेखनीय शक्ति है। लेखन यानी होता है किसी भी चीज को स्क्रैपिंग करना, स्क्रैपिंग करना। तो सबसे ज्यादा स्क्रैपिंग करने का जो गुण होता है वो आपके मधु में मिलता है। तो मधु इसीलिए कफहर भी है और मेदहर भी है, यानी कफ को भी कम करता है और मेद यानी एडिपोज को भी कम करता है आपके, क्योंकि इसमें स्क्रैपिंग एजेंट होता है, वो लेखन कर्म करता है। ओके, सो हनी हर चीज के लिए बेटर है। हनी इज बेटर फॉर कफ एंड मेद। कफ एंड मेद। मेद यानी एडिपोस, आपका फैट। ओके। यस, तो मधु जो है वो डेफिनेटली आपका फैट कम करेगा, डेफिनेटली आपका कफ कम करेगा, उसको निकालेगा आपके बॉडी से, वॉश आउट करेगा। ओके। डाइट के पर्सपेक्टिव से आयुर्वेदा कहता है हर सीजन का एक फूड होता है। सो विंटर के क्या पर्सपेक्टिव फूड होता है? विंटर में एज पर हमने हमने पहले ही बताया कि 2 विंटर के बारे में हम बात करते हैं, एक लेट और एक अर्ली। इसमें हमें देखना चाहिए कि सूर्य किस काल में है, यानी सूर्य का शीनतर और शीनतम, यानी 3 फेज है सूर्य का, और ऐसे ही वो डिग्रेड भी होता है, ऐसे ही वो बढ़ता भी है। तो सूर्य का एनर्जी अगर हम बात करें, सूर्य का एनर्जी हमने क्या देखा, तो सबसे कम हो गया ये हमारा हेमंत आया, और सबसे कम हो गया जब हम छठ पूजा मनाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम छठ पूजा यही मनाते हैं कि उस टाइम पे जो एनर्जी ऑफ सूर्य है, यानी सूर्य का जो सन का एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हम उनकी उस टाइम पे वर्कशिप करते हैं। ये हमारा प्रकृति और एक फेस्टिवल का जो एक कल्चर का जो समावेश है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही हमको जब लेट विंटर मिलता है तो हम तिल गुड़ वाला त्योहार जो आता है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली विंटर सीजन के लिए हमने सबसे पहले बताया गया तो वो उड़द, तिल, गुड़ और आंवला, ये सबसे बेहतरीन चीज बताए हैं जो हम ले सकते हैं इस सीजन में। एक कल्चर और सीजन से बना हुआ एक फेस्टिवल। ऐसे ही एक फेस्टिवल हमारा आता है अभी मकर संक्रांति, जिसमें हम तिल गुड़ खाते हैं। तो आयुर्वेदा में कहते हैं तिल पिष्टी लेना है। इसमें तिल पिष्टी बनाने का जो बेसिक तरीका है वो हमारे कल्चर में देखने आता है, जो तिल गुड़ होता है। तिल गुड़ ही तिल पिष्टी का एक नाम है, जिसमें जो गुड़ है उसको एक तार की चाशनी बना के हम तिल के साथ लेते हैं और रब करके हम उसको लेते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी आपको मिलता है। तिल से स्नेहन भी आपको मिलता है। स्नेहन यानी रफनेस को कम करने वाला जो पदार्थ है वो हमें मिल जाता है। तो गर्मी में आपको देखो रफनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, पैर या त्वचा फटने लगती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम तिल का तेल या तिल डायरेक्ट हम अंदर खा सकते हैं, जिससे रफनेस
कम हो जाएगा। और गुड़ से हमें ब्रिंघन मिलता है, यानी बल बढ़ता है, गुड़ से बल बढ़ता है और वो रुक्षण को और कम करता है, यानी रफनेस को जो है और कम करता है। इसलिए तिल गुड़ का जो समावेश हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं रफनेस में बहुत अच्छा काम करता है। वो अगर हम पूरा ठंडी लेते हैं तो शायद हमें रफनेस ना फेस करना पड़े। ओके सर, विंटर में ऑयली फूड खाना ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि स्किन पे लगाना ज्यादा प्रेफरेबल होता है? ये लगाना है या खाना है, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन हम पहले समझ सकते हैं। और ये परिकल्पना जो करता है, यानी ये जो डिफाइन करता है, ये एक डॉक्टर करता है। Okay. उसमें कभी ऐसे भी पेशेंट हमारे पास आ गए हैं, ऐसे भी लोग आते हैं जिनको हम घी खाने को ही दे रहे हैं कि नहीं यू कैन हैव दिस घी। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं, रफनेस, दोनों को रफनेस है, दोनों को ड्राई स्किन हो गया है, दोनों को कुछ चाहिए जिससे उसको ड्राइनेस कम हो जाए, लेकिन हमने किसी को इंटरनली यूज दिया, किसको एक्सटर्नल यूज दिया और किसी को दोनों दिया। ओके ठीक है, तो सपोज करो एक ऐसे पेशेंट आ गए हैं जो बहुत ज्यादा फैटी है या बहुत ज्यादा गेंड है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा गेंड है तो हम वहां पर अवॉइड करेंगे घी, तेल, वसा, मज्जा, ये जो चार स्नेह हैं, ये जो चार फैट डिपोजिट करने वाली चीजें हैं, ये हम अवॉइड करते हैं उनको देने के लिए। यहाँ पर हम अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। बहुत ज्यादा कृश है उसको हम लगाने के लिए भी देंगे और खाने के लिए भी देंगे। ऐसे ही पित्तज अगर पुरुष है या पित्तज कोई पेशेंट है जो ज्यादा पित्तज है, तो उसको हम घी की मात्रा पीने में ज्यादा दे देंगे। ओके ठीक है, क्योंकि जो घी होता है वो पित्त का शमन करता है और जो हमारा तेल होता है वो वात का शमन करता है। लेकिन ये दोनों चीज रुक्ष गुण को कम करती है, यानी रफनेस को कम करती है। तो हम घी भी दे सकते हैं, तेल भी दे सकते हैं, लेकिन किस पर्सन को डिपेंड करता है उसकी प्रकृति क्या है। तो वातज प्रकृति अगर है तो आप तेल दीजिए, पित्तज प्रकृति है तो आप घी दीजिए। क्या आप ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, डिपेंडिंग जो भी पेशेंट है या जो भी इंसान है वो ब्रिंघन ना हो या ज्यादा बलशाली ना हो, ज्यादा फैट उसमें डिपोजिटेड ना हो, तब आप उसको खाली लगाने के लिए दे सकते हैं, खाने के लिए। ओके तो खाने से भी वो स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है? ऑफ कोर्स करेगा वो स्किन। ओके सर, क्या आप ये 3 दोष हमें थोड़ा और इलैबोरेट करके समझा सकते हो? देखिए, हमारे पास पंच महाभूत बोले जाते हैं। तो पंच महाभूत वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। राइट ठीक है, तो ये पांचों महाभूत से 3 दोष बनते हैं, वो वात, पित्त, कफ। अगर हम देखें, अगर मोटा मोटा सोच लें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो कफ है वो मोर ओवर वाटर स्पेसिफिक है, वाटर डोमिनेंट है। ओके ठीक है, जो कफ है हमारा, और हमारा जो पित्त है वो फायर डोमिनेंट है, अग्नि डोमिनेंट है, और ऐसे ही वात जो है वो एयर डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर कफ रहेगा तो वो मोस्टली आपके स्ट्रक्चर पे काम करता है, मोस्टली स्ट्रक्चर्स पे काम करता है बॉडी के। और पित्त जो है वो उसमें ये समझ सकते हो कि जो छोटी चीजें होती है स्ट्रक्चर्स के इन अंदर की चीजें जो प्रोसेस होती हैं चीजें, मोस्टली उन पे काम करता है। और वात जो है वो इन दोनों को ट्रेवल करने में मदद करता है, यहाँ से वहां ट्रेवल करने में वात मदद करता है यहाँ पर। ओके सो ये तीनों दोष इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए? तीनों दोष नहीं है तो फिर बॉडी ही नहीं है, ये तीनों दोष मिलकर हमारा बॉडी बनाता है। Okay. ये तीनों दोष मिलकर 7 धातु बनाते हैं, जिन 7 धातु से अपना पूरा बॉडी बनता है। सातों धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातु होते हैं। यही 3 दोष आपस में अलग अलग घुल मिल के 7 धातु का निर्माण करते हैं। सो इनका इम्बैलेंस होना हमारे लिए क्या बोलते हैं नेगेटिव है, बट इनका होना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं होंगे तो हमारा बॉडी ही नहीं है। राइट हाँ, इनके अलावा हमारा बॉडी बन ही नहीं सकता, इनके साथ ही हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। बट इनके दोषों में दुष्य जब होता है, इसको इसीलिए दोष कहा जाता है इसको, क्योंकि ये दुष्य होता है, यानी ये खराब होता है, इसीलिए नाम ही इनका दोष है। इनका नाम दोष इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दूषित हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम दोष है। ठीक है, तो ये दूषित जब होते हैं, यानी जब खराब होते हैं, नॉर्मल से जब ऊपर या नॉर्मल से नीचे हो जाएंगे या इनमें कुछ इम्प्योरिटी आ जाएंगी, तब ये दूषित हो जाते हैं, तब ज्यादा ये बॉडी में एब्नॉर्मलिटीज पैदा करते हैं। ओके समझा, थैंक यू। तो ये जब भी होना चाहिए साम्यावस्था में हो, अपने नॉर्मल लिमिट्स में हो, या जब भी हो इनमें इंटॉक्सिकेशन में ना हो। ओके इस सीजन में कौन सा दोष सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और ये हमारे पे कैसे इफेक्ट करता है? ओके
तो इस समय सबसे ज्यादा जो शिशिर की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कफ का संचित यानी डिपोजिशन होता है। तो कफ डिपोजिशन होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में हो सकता है, डिपेंड करता है जो पर्सन है वो पर्सन कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन पित्तज प्रकृति का हो गया। जैसे जैसे डिजीज होता है वैसे डिजीज के भी प्रकृति होते हैं, नेचर ऑफ डिजीज भी होता है, और पर्सन का भी एक नेचर होता है। ओके। तो इसके कोरिलेशन से फॉर्म होने वाली डिजीज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन है, तो अल्कोहलिक पर्सन है और वो कंटिन्यूस इस टाइम पे भी अल्कोहल ले ही रहा है, तो उसका जो भी कफ डिपोजिशन होगा देन वो कहीं ना कहीं उसके लिवर में जाके डिपोजिट होगा, जो एक बाद में जब हम प्रकोप या प्रसम की अवस्था जब आएगी तब वो फैटी लिवर या लिवर सर्विस में जो कन्वर्जन होता है वो ऐसे आता है कि संचिति तो उसकी कफ की हुई लेकिन पित्ताशय में हुई यानी लिवर में हुई। तो कफ और पित्त ये दोनों जब मिक्स होता है तो कहीं ना कहीं उसमें सड़न पैदा होगी और वो लिवर सिरोसिस तक जाता है। ऐसे ही फेफड़ों में अगर कफ डिपॉजिट हो रहा है तो वो निमोनिया तक लेकर जाएगा उनको, या फिर टीबी कॉज करेगा, या कोई भी इलनेस जो कफ प्रोन मतलब लंग्स में होती है वो यहाँ तक लेकर जाता है। ऐसे ही विकृत या यकृत में भी माने किडनी में भी हमारे पास ऐसे ही चीजें होती हैं। अगर किडनी में डिपोजिशन हो रहा है आपका कफ का तो वो कहीं ना कहीं जीएफआर को आपके कम करेगा, अल्टीमेटली ले जा करके किडनी फेलियर तक भी लेके जाता है। तो यहाँ इस सीजन में सबसे ज्यादा चीजें ये होती है कि कफ की संचिति होती है, और इससे बचे जाने के लिए, इससे बचने के लिए सबसे बेहतर चीज जो हमारे पंचकर्मा में बताया है वो वासंतिक वमन और तीक्ष्ण नस्य बताया गया है, जिससे कफ की जो संचित या कफ का डिपोजिशन जो हुआ है वो हम निकाल सकते हैं इससे। ओके। अभ्यंग यानी ऑयल मसाज विंटर में बहुत रिकमेंडेड किया जाता है, तो ये सिर्फ हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है कि हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है? नहीं, अभ्यंग या स्नेहन जो बोलते हैं जिसको, तो अभ्यंग यानी ऑयल को पूरे बॉडी पर लगाना या घी को पूरे बॉडी पे लगाना, तो ये चीजें खाली स्किन के लिए नहीं होती, ये सारे धातुओं को पोषण करती हैं, सारे शरीर का पोषण करती हैं। ये पहले तो रफनेस कम करती हैं, ठीक है, स्निग्ध गुण जो है इसमें तेल में वो रफनेस को कम करता है। तो ठंडी में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है त्वचा की वो रफ हो जाती है, तो सबसे अच्छा काम है अगर आप अभ्यंग करते हो तो ये रफनेस कम कर देता है। दूसरी चीज फैटिगनेस कम करता है, जो मसल्स क्रैम्प्स वगैरह रहते हैं उनको सॉफ्ट करता है, मसल्स को सॉफ्ट करता है, पोर्स आपके ओपन करता है। 7 लेयर्स ऑफ स्किन रहते हैं, सारे 7 लेयर स्किन को पोर्स जो रहते हैं ओपन करके आपके मसल तक जाता है, मांसपेशियों को बंद देता है, टेंडॉन्स लिगामेंट तक ठीक करता है। ये ऑयल मसाज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका टेंडन या लिगामेंट टियर भी है तो आप वहां पे ऑयल एप्लीकेशन करो, आप वहां पे मेडिकेटेड घी अप्लाई करो, आपका जो टियर 1.5 महीना या 2 महीना लगने वाला है वो टियर आपका 15 या 20 दिन में ही ठीक हो जाएगा। इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है अभ्यंग। अभ्यंग इज वे मोर बेनिफिशियल नॉट इन द ओनली विंटर सीजन, बहुत सारे सीजन में अलग अलग तरीके से अलग अलग काल में, किसी सीजन में दोपहर में, किसी भी सीजन में रात में, किसी में सुबह, ऐसे अभ्यंग के अलग अलग प्रोसीजर बताए गए हैं। और ये पूरे शरीर को बल देता है, यानी पूरे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जाइज करता है, आलस को कम करता है, तांद्रा यानी फैटिंगनेस को कम करता है, नींद बढ़ाता है, स्फूर्ति को जगाता है, यानी एनर्जाइज करता है बॉडी को ओवरऑल। ओके सर, विंटर में हमारी नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लेजीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो स्नेहन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। इन केस अगर आपको लेजीनेस बहुत बढ़ता है तो स्नेहन स्वेदन दोनों अगर आप करते हैं, यानी आप पहले ऑयल लगा ले पूरे बॉडी पर, और ऑयल को लगाते वक्त पूरे बॉडी को मसाज करके ऑयल लगाना है कि अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब होता जाए ऑयल, और उसके बाद आपको स्वेदन लेना है, यानी आपको किसी भी प्रकार से अपने बॉडी को थोड़ा स्टीम देना है। वो आप डायरेक्ट स्टीमर से दे सकते हो या फिर गर्म पानी से अगर नहा भी लिया तो भी चलेगा। तो ये फटिगनेस, टायर्डनेस जो रहता है ना वो कम हो जाएगा। ये होता इसलिए है क्योंकि जब सीजन, ठंडी का जो सीजन रहता है जिसमें शीत गुण रहता है, शीत गुण वात का समभाव समझते हैं कि शीत गुण आया तो वात बढ़ेगा। तो वात एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में पेन क्रिएट करती है, तो बॉडी में पेन होने की वजह से हमें आलस ज्यादा लगता है। तो शीत गुण का शमन करने के लिए हम ऑयल और गर्म पानी के साथ यूज कर सकते हैं। ऑयल लगाकर और गर्म पानी से स्नान किया तो ये चीजें, टायर्डनेस जो रहता है और शीत गुण का जो दुष्प्रभाव रहता है बॉडी पे वो कम हो जाता है और पेन बॉडी में कम हो जाता है। ओके
सनलाइट एक्सपोजर और एक्सरसाइज विंटर में कितनी जरूरी होती है और आयुर्वेदा कहता है ये किस टाइम पर करना चाहिए? नहीं, तो सनलाइट एक्सपोजर विंटर के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए पराठे के साथ चटनी है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपके सनलाइट जो है ना, सनलाइट अगर आप ऑयल लगा के सनलाइट एक्सपोजर पे हो तो इसमें सबसे बहुत ज्यादा इंटेक जो आपको मिलता है वो D3 का मिलता है। और एक्सपोजर सुबह ज्यादा बेहतर है इसलिए क्योंकि जो रेड लाइट है आपका, जो सन से रेड लाइट जो आ रहा है उसमें जो डेंसिटी रहेगा ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी से आता है जो बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो सबसे बेहतर टाइम जो है सनलाइट लेने का वो मॉर्निंग, ठंडी में 6:30 6:45 के अराउंड और 8 8:30 तक। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको लेना चाहिए सनलाइट। और ये इसी बेसिक फॉर्मूले पे हमारा सूर्य नमस्कार भी आता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार भी हमारे 12 ये होते हैं, 12 एक्सरसाइजेस होते हैं सूर्य की वंदना करने के लिए। और हम सूर्य नमस्कार के बाद कुछ जब सूर्य को जल अर्घ देते हैं या जल अर्पित करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि कांस्य का पात्र, आपका कॉपर का पात्र है, उस कॉपर के पात्र का जो जल प्रोसेस हुआ है, उसके अंदर का जो जल पानी है वो प्रोसेस हो चुका है। क्योंकि अगर आपको कुछ ऑयल अगर आप कॉपर के इसमें बर्तन में रख दो तो आप देखोगे 2 घंटे के बाद वो हरा हो गया है। आप जाके एक्सपेरिमेंट कर लो, ग्रीन हो गया है। दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ दैट मटेरियल। वो मटेरियल का वो प्रोसेस हो गया, उसको म्हणजे संसर्ग में आ गया, उसके इसमें संगति में आ गया तो वो प्रोसेस हो जाता है। तो वैसे ही वो वाटर जब आपका गिरता है और वो वाटर के अंदर से यूवी रेस पास होके आपके हृदय क्रॉस करती है, तो वो कहीं ना कहीं जो चीज आपको जो जो चीजें आपको मिलती हैं उससे वो कुछ अलग होती हैं। तो वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप होती हैं। आज तक ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। हमें तो ऐसा लगता था कि एज अ रिस्पेक्ट हम जल चढ़ा रहे हैं। नॉट एज अ रिस्पेक्ट, नॉट ओनली एज अ रिस्पेक्ट, बस यस, हाँ एक रिस्पेक्ट तो है, बट देर आर मोर ओवर साइंटिफिक रीजन। जो हम ये सारी चीजें करते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन हमें पता नहीं किसी के बारे में। कोई साइंटिफिक रीजन हमें मिल जाते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, कोई हम ढूंढते हैं और कोई हमें पता ही नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, कल्चर हमारी जो है, हमारे जो फेस्टिवल्स भी आते हैं, वो सारी चीजें ऑल लिंक ही रहते हैं सारे साइंटिफिक रीजन से। कुछ हम जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आयुर्वेदा की कौन से ट्रस्टेड हब्स हमें विंटर में लेने चाहिए? ओके, विंटर में लेनी चाहिए तो विंटर में अगर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि विंटर में कौन सा हर्ब लेना चाहिए तो इस टाइम पे शुंठी, प्रोसेस अदरक जो होता है, जो अदरक को हम चूने के पानी में भावना देते हैं, चूने के पानी में प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद सुखाते हैं। उसके बाद जो चीज मिलती है उसको बोलते हैं सोंठ, आम भाषा में हम सोंठ बोलते हैं, सोंठ भी बोलते हैं उसको। तो उसका अगर हम काढ़ा डिकॉक्शन बनाते हैं कि उसमें अगर जैसे 100 ml पानी है और हमने लगभग 5 से 6 ग्राम इनफ हो जाता है शुंठ का चूर्ण या फिर शुंठ का गांठ। तो वो हम अगर 100 ml पानी में लेते हैं और उसको हाफ होने तक बॉईल करते हैं और उसको अगर लेते हैं तो सर्दी, खांसी, कफ, जो भी विंटर सीजन की परेशानियां हैं ये नहीं होंगी। या फिर अगर ये हो भी गई हैं तो आप ये इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, सौंठ और गुड़ डाल दो और उसका डिकॉक्शन बना के आप ले सकते हो। हाफ होने तक उसको बॉईल करना है और फिर उसको ले सकते हो, एज अ चाय आप ले सकते हो। तो ये चीजें आपको नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस टाइम पे, दमे के पेशेंट होते हैं, दमे के मरीज होते हैं, तो और ठंडी बढ़ने की वजह से उनको दमा बढ़ जाता है, उनके लिए बेस्ट चीज है ये सौंठ। और डायबिटिक अगर है तो बिना गुड़ के ले सकता है, अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ के साथ ले सकता है। गिलोय का भी डिकॉक्शन हम बना सकते हैं ऐसे टाइम पे। गिलोय का चूर्ण डायरेक्ट हम डालते हैं या फिर पानी में एक पानी गर्म कर लो, आप एक 100 ml पानी गर्म कर लो, उसके बाद लगभग 5 ग्राम गिलोय आप उसमें डाल दो और स्टर करो उसको। 10 मिनट के बाद सेटल होने दो, 10 मिनट के बाद उसको पी जाओ। तो ये भी एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के जैसा काम करता है। ओके सर, क्या कोई स्पेशल टी या हर्ब्स है जो विंटर में हमारा मूड और एनर्जी दोनों अपलिफ्ट करेगा? मूड और एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए मैंने अभी अब 3 यहाँ पे अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर आप सौंठ यूज करते हो, गुड़ के साथ यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको काढ़ा बनाना है, उसका डिकॉक्शन बनाना है,
उसको एक टुकड़ा सौंठ ले लिया, एक टुकड़ा गुड़ ले लिया, लगभग 5-6 ग्राम के आसपास दोनों भी, और उसके बाद 100 ml पानी में उसको उबाला जब तक कि वो आधा ना हो जाए, और उसको छान के पी लो। तो ये चाय जैसा आपका बन जाता है। दूसरा, आप गिलोय का फांट बना सकते हो, यानी गुड़ुची गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं, वो भगवान विष्णु के पैर से निकली है। तो वो एक ऐसी हब है जिसका आप फांट बना सकते हो और चाय जैसा पी सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, गरम गरम पानी ले लेना है और एक आधा चम्मच लगभग गिलोय का पाउडर मिक्स करके आप स्टर करके पी जाओ। थोड़ी कड़वी होती है। तीसरी चीज आप ले सकते हो तो आप यष्टि मधु का फांट ले सकते हो। मुलेठी आता है, पनवारी की दुकान पे भी मिल जाएगा और आयुर्वेदिक स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। मुलेठी का चूर्ण आता है, उसे भी लगभग आधा चम्मच एक गिलास पानी में पानी गर्म करके लेना है और आधा चम्मच मुलेठी को डाल के स्टर करके पी जाना है। ओके, इसे क्यों लेना? हाँ, तो ये मैंने मोरओवर ये जो तीनों काढ़ा बताया है, ये 2 फांट बताया है। फांट ऐसा प्रोसेस होता है जो आप पकाते नहीं हो, गर्म पानी ले लेते हो, उसमें स्टर कर लेते हो, उसको फांट बोलते हैं। और जिसको पका के आधा करते हो उसको डिकॉक्शन बोलते हैं। तो एक काढ़ा बता दिया, वो जो सूंठ और गुड़ वाला है। और दूसरा ये यष्टि मधु का फांट ले लो, यानी मुलेठी का फांट ले लो, या फिर अमृता गुड़ुची का फांट ले लो। ये दोनों भी त्रिदोष शामक होते हैं, तीनों दोष को शमन करते हैं। ज्यादा कफ पित्त शमन करता है मुलेठी। अगर आपको पित्त का एसिडिटी का भी इशू होता है, सर्दी कफ भी बना रहता है, तो बेस्ट फांट आपके लिए मुलेठी का है। आपको दिन भर एसिडिटी नहीं होगा, एक दिन पी के देख लो। ओके, ठीक है, दिन भर ना एसिडिटी होगा, दिन भर ना ही कफ का इशू आएगा कुछ भी। और दमे वाले पेशेंट भी हैं, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है मुलेठी का फांट। सर विंटर के लिए क्या डिटॉक्स या क्लीनिंग रूटीन फॉलो करनी चाहिए? तो यहाँ पे आयुर्वेदा में आचार्य जी क्या कहते हैं, वसंत, यानी वसंत जब आता है शिशिर खत्म होने के बाद, शिशिर यानी लेट विंटर, तो लेट विंटर खत्म होने के बाद जब वसंत आता है, तो इसमें वसंत ऋतु में तीक्ष्ण नस्य का बताया गया है और वमन बताया गया है। तो तीक्ष्ण नस्य में क्या होता है, नाक में हम ऑयल डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं, स्नेहन स्वेदन करने के बाद ऑब्वियसली मसाज करेंगे, स्टीम देते हैं, उसके बाद नाक में ड्रॉप डाला जाता है। इस प्रोसेस को पूरे नस से कहा जाता है। और वमन दिया जाता है, वमन में यानी हम लोग बॉडी को डिटॉक्स करते हैं उल्टी करा के, इसको वमन बोलते हैं। ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, तो संचय प्रकोप प्रशम, ऐसे कफ का जो मैंने बताया, कफ का बताया कि हमारा जो शिशिर ऋतु में कफ का संचित होता है, माने जमा होता है, तो इस जमे हुए कफ को आपको एक्सपेल आउट कर देना है। इसके बाद ही तुरंत आप ये करने में अगर कर देते हो तो आगे आने वाली जो डिजीज है वो आपको नहीं होने वाली है। तो आपको वासंतिक वमन ले लेना चाहिए या वासंतिक नस से ले लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका जो कफ संचित कफ है ना, वो मेल्ट होकर स्रोतों से यानी बॉडी से निकल जाता है। तो इसलिए ये 2 प्रोसेस आपको कर ही लेना चाहिए आयुर्वेदा के हिसाब से, और ये नीडेड है, जरूरी है, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। हमने घर पे कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी घर पे करने जाने वाला प्रोसेस नहीं है। ये किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट जो भी आयुर्वेदिक है या नेचुरोथेरेपिस्ट है, उनको ये चीजें आती हैं और उनके सलाह से ये करना चाहिए। हाँ, 1-2 बार, 4 बार, 5 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जाके। धीरे धीरे ये चीजें आपको जब समझ में आने लगती हैं और समझ सकते हो, तो ये किसी के साथ घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिशनर होना जरूरी है, कोई ना कोई साथ में रहना जरूरी है। कभी कभी अपवाद हो जाते हैं उसके लिए। ऐसी कोई चीजें हैं जो हम खुद से घर पे कर सकते हैं? आप खुद से घर पे कर सकते हैं, वो आप स्नेहन और स्वेदन ही आप घर पे कर सकते हैं। स्नेहन यानी अभ्यंग, ऑयल लगाना बॉडी को, वो पूरे बॉडी को ऑयल लगाना, वैसे ही आप हेड मसाज भी कर सकते हो। और स्वेदन यानी पूरे बॉडी को स्टीम देना या किसी भी हिसाब से गर्मी देना, उष्मा देना, तो वो आप वर्कआउट से भी कर सकते हो। ऑयल लगा के वर्कआउट करोगे तो भी आपका स्नेहन स्वेदन दोनों हो जाएगा। ऑयल बॉडी में लगा दिया, उसके बाद वर्कआउट किया, तो वर्कआउट से आपकी गर्मी पैदा हो गई, वो आपका स्वेदन कर दी, बॉडी का सेकाई हो गया, और आपने तेल पहले से लगा दिया था, तो स्नेहन और स्वेदन दोनों हो गया। अगर आपको इसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपने ऑयल लगाया और बाथ ले लिया, स्टीम बाथ ले लिया, तो भी आपका स्नेहन स्वेदन दोनों हो गया। आपको अगर प्रोन हो, सर्दी से ज्यादा प्रोन हो और उत्क्लेश, ज्यादा कफ संचित तो हो ही जाएगा आपके फेफड़ों में शिशिर ऋतु के वजह से, तो ऐसे टाइम पे आप अगर स्टीम लेते हो तो भी, घर पे अगर स्टीम लेते हो तो भी चलेगा ये, या आप डेली ले सकते हो, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में छोड़ के ले सकते हो, ताकि कफ की संचिति कमी हो, यानी कफ कम डिपोजिट हो, तो ये आप घर पे कर सकते हैं। दूसरा तो सबसे बेस्ट बता दिया यष्टि मधु फांड, आप लीजिए ना और उसका रिजल्ट देखो। ओके, ठीक है सर विंटर के लिए आप क्या टिप्स दोगे?
विंटर के लिए अगर बेस्ट टिप दिया जाए तो सबसे ज्यादा इसमें आप गेन कर सकते हो, बॉडी बना सकते हो, बॉडी को बिल्डअप ले सकते हो, इसमें स्नेहन आप कर सकते हैं। ऑयल बॉडी में लगाना तो चालू ही कर दो। अगर किसी को चिपचिपापन पसंद नहीं है तो बेस्ट थिंग क्या करना है, आपको ऑयल लगा लेना है, आप जाओ उसके बाद नहा लो, ओके। ठीक है। लेकिन ऑयल का बॉडी में लाना, अगर आप आयुर्वेदा के साथ जुड़ना चाहते हो या किसी तरफ से आपको आपको बॉडी में या अपने लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा को लाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूटीन फॉलो कर लो। इनकेस अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, एटलीस्ट टाइम पे सो जाओ। जो भी एक टाइम पीरियड है अभी इस ऐसे जैसा जो माहौल चल रहा है उसमें हम प्रॉपर 6 बजे नहीं सो सकते या 10 बजे भी नहीं सो सकते, तो ठीक है आपका जो भी लाइफस्टाइल है उसके साथ चलो, लेकिन वो रूटीन कंसिस्टेंट हो जाए। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट चीजें हो जाएंगी अगर, तो बेटर है। कुछ ना फॉलो कर सकते हो तो कंसिस्टेंट से फॉलो कर लो कि हाँ मैं 2 बजे सो रहा हूँ, अगर 1 बजे मैं सो रहा हूँ, तो वैसे तो ये मिथ्याचार है, नहीं सोना चाहिए इस टाइम पे। लेकिन ठीक है, आप अगर आप 12 11 11 बजे सो जा रहे हो या 12 बजे भी सो जा रहे हो और सुबह 8 बजे या 6 बजे उठ जा रहे हो, तो वो आपका कंसिस्टेंसी वो फॉलो कर लो। दूसरा, आप उठने के बाद अब जो भी आप ब्रश करते हो, आपका जो भी काम है वो कर लिया, नित्य रूटीन कर लिया, आप सन के सामने दो, आधा घंटा 15 मिनट दे दो। उसी टाइम आपका ऑयल मसाज भी हो जाएगा, उसी टाइम का आपका सन बाथ भी हो जाएगा, और ये आपकी बॉडी को पूरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और ये खाली आपके स्किन को नहीं बल्कि सारे धातुओं को पोषण करता है। ओके, समझा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे।